आपका स्वागत है इस द्वार पे जहां वास्तविकता का अंत और मायावी संसार की शुरुआत होती है। अनुचित, अशुभनीय, नामुमकिन, इस वास्तविकता के दीवारों के पार अब आप प्रवेश कर रहे हैं इस विचित्र जगत में जहां दिया बुझते ही रात में भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर प्रार्थना का जवाब सिर्फ आसमान से गिरते पक्षियों की लाशों से हो। नमस्कार, मैं हूं करण और ये है करण की खौफनाक कहानियां। स्वागत है फिर से श्रोताओं करण की खौफनाक कहानियों के चौथे एपिसोड में। कैसे रहे आपके पिछले 2 हफ्ते? मैं तो काफ़ी बेचैन हो रहा था बात करने के लिए आप जैसे लाजवाब लोगों से, जो मुझे अपनी खुद की खौफनाक कहानियाँ सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ हमारा पिछले सप्ताह का भूतों की दुनिया से सामना, और इस हफ्ते के लिए नई थीम के बारे में सोचा श्रोताओं। मेरे ख्याल से इस दुनिया में भूत जाने पहचानी चीजों के हुलिये में आते हैं। वो जाने पहचाने लोग, अपनों और दुश्मनों के अव्यवस्थित रूप होते हैं। हम उन्हें उनकी एक अनुकृति की तरह जानते हैं। उनके हर बड़े और छोटे लड़ाई झगड़े सब पता होते हैं। भूतों पर हमारे पिछले एपिसोड ने यही दिखाने की कोशिश की है। मगर उन चीजों का क्या जो भूत नहीं पर रात में अचानक प्रकट होती हैं, या फिर दिन में? जब मैं अपने ख्यालों में खोया होता हूं तो मैं दूर किसी दिशा में दिखता हूं और मुझे चीजें दिखाई देती है, चीजें जो मेरी दिलचस्पी जगाती है और कभी कभी मेरा खौफ। और इसलिए मैं आज हर कहानी पर एक अस्तित्व संबंधी यानी एक एग्जिस्टेंशियल सवाल रखना चाहूंगा। ये कहानियां उतनी ही भयानक होंगी जितनी इस सवाल से जुड़ा संबंध। तो आज के लिए पहला सवाल, जब आप आसमान में दिखते हो तो आपको क्या अजीब चीजें दिखाई देती है? आपको ईश्वर दिखता है, या फिर हैवान, यूएफओ, या फिर कुछ कह नहीं सकते? लेखक मैक्स लॉबडेल के पास इसके लिए एकदम सटीक कहानी है। जब हमारे लेखक को हिमाचल प्रदेश में कुछ अजीब और गरीब घटनाओं की छानबीन करने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ये जानने में दिलचस्पी लिया कि लोगों को आसमान में क्या देखना पसंद है। क्या है वो? सुनकर आप ही बताइए। आज रात मिस्टर जीवा सुना रहे हैं मैक्स लॉबडेल की अनोखी कहानी, बादलों में वो चेहरा। हमारे ऑब्जर्वेटरी को हिमाचल प्रदेश में हो रहे एक मौसम से संबंधित विसंगति के बारे में पता चला। हालांकि हमारे सैटेलाइट्स ने कुछ अलग सा रिकॉर्ड नहीं किया, मगर रिपोर्ट की आवृत्ति और विविधता से ये साफ पता चल रहा था कि कोई बात तो जरूर है। और तो और उस क्षेत्र की सभी तस्वीरें जो लोगों ने हाल फिलहाल में अपने फोन के कैमरा से ली थी, वो सारी इतनी खराब आई थी कि पहचानी भी नहीं जा रही थी। ये जो भी चीज थी वहां, उसकी एक झलक के लिए भी खुद वहां होना जरूरी था, उससे अपनी आंखों से देखने के लिए। क्योंकि मैं वहां से जेट से तकरीबन 3 घंटे दूर अफगानिस्तान के एक मिलिट्री अड्डे पे कार्यरत था, मुझे चुना गया हिमाचल जाकर खोजबीन करने के लिए। एक तेज उड़ान जो कि मुझे वहां के एयरपोर्ट ले गई, और फिर एक छोटी हेलीकॉप्टर की यात्रा के बाद मैं वहां पहुंच गया जहां से गड़बड़ियों के विवरण आ रहे थे।
उस मौसम संबंधित हालचाल का कोई नामो निशान नहीं था। आसमान साफ था और ढलते हुए दोपहर का सूरज एक गर्म नारंगी रंग का तेज बिखेर रहा था पहाड़ी के नीचे स्थित बागों और खेतों पे। वो तेज ही वहां की इकलौती गर्मजोशी थी। वहां के स्थानीय लोगों ने, जिन्होंने वो हालचाल देखी थी, अप्रत्याशित तौर पे खामोश थे। इस इलाके को जानने समझने वालों से मैंने सुना था कि यहाँ के लोग काफी खुश मिजाज और मिलनसार किस्म के हैं, पर यहाँ जो मैं देख रहा था वो ठीक उसके विपरीत था। वो बहुत कम बोल रहे थे और बड़े ही अस्थिर से मालूम पड़ रहे थे। और तो और, उन्होंने जो उस सुबह देखा था वो उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। वो उसके बारे में ऐसे बता रहे थे मानो किसी ट्रेजेडी का विवरण दे रहे हो। कई बार तो यूं भी हुआ कि मेरे अनुवादक से उस बारे में बात करते हुए उनकी आंखें भर आई। मैं जो भी जानकारी ले पाता वो इकट्ठा करने की मैंने पूरी कोशिश की, पर मेरे हाथ कुछ खास नहीं लगा। सबसे ज्यादा जानकारी मुझे एक छोटी सी लड़की से मिली जो सुबह के हादसे के बारे में बताते हुए रो पड़ी। उसने बस इतना कहा कि ऊपर आसमान में उसने एक चेहरा दिखा। अनुवादक और मैंने सोचा कि आज के लिए बस इतना काफी है और हम अपने होटल जा पहुंचे। वो एक छोटी मगर अच्छी जगह थी। खाना भी शानदार था और मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा मिर्च मसाले वाला भी। खाते खाते डाइनिंग रूम की चुप्पी को महसूस ना करना मुश्किल था। हालांकि वहां की 8 टेबल पे खाने वाले लोग थे, मगर सभी चुपचाप बिना ज्यादा बोले अपना खाना खत्म कर रहे थे। कई सारे लोगों की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। इस माहौल में ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो, जिसके बारे में कोई भी ठीक से बताने को तैयार नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। मेरी सलाह पे अनुवादक ने आसपास के लोगों की निजी बातें सुनने की कोशिश की और पता लगाना चाहा कि सारे लोग क्या किसी एक विषय के बारे में दबी चुपी आवाज में कुछ बातें कर रहे हैं। वो सारे एक लंबे इंतजार की तीव्र बेचैनी और असुविधा के बारे में कह रहे थे। दूसरे उनकी बातें सुनकर सर हिला रहे थे और हामी भर रहे थे। कुछ तो रो भी रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे थे, खासकर मौसम के संबंध में। फिर हमने सोचा कि बेहतर यही होगा कि हम सोने चले जाएं और अगले दिन फिर कोशिश करें। हमारी नींद सुबह बहुत जल्दी टूट गई। बाहर अंधेरा था, मगर सड़क पे काफी हरकत थी। हम कमरे से बाहर निकले। वहां हमें बहुत से परिचित लोग दिखे, पिछली रात के डाइनिंग रूम से और उन दुकानों में से जहां हम कल रुके थे। सड़क की रोशनी में मैंने देखा कि उन सब के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। वो रो, चीख, चिल्ला रहे थे और मेरे अनुवादक ने काफी घबराए हुए मुझे बताया कि वो सभी एक धीमी बेतरीब उल्टी गिनती कर रहे थे। अभी अभी गिनते हुए वो 10 सेकंड पे पहुंचे थे। मैंने अनुवादक की ओर देखा। मुझे कह रहा था उससे समझने की नाकाम कोशिश में। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे सूरज की पहली किरण पहाड़ों के ऊपर से आई, ठीक वैसे ही लोगों का चिल्लाना शुरू हो गया। मर्द, औरतें, बच्चे, सब एक स्वर में दर्द, निराशा और दुख के साथ चीख रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मेरा दिल और दिमाग खौफ से भर गया जब मैंने देखा कि उन चीखती चिल्लाती आंखों से खून की धाराएं बह रही हैं। जैसे जैसे सड़कों पे सूरज की रोशनी बढ़ी, वैसे वैसे लोगों की वो विभत्स चीखें भी और तेजी हो गई। जब एक ऐसा लम्हा आया कि लोगों के गले से अब आवाज नहीं निकल रही थी, वो थक कर अपने घुटनों के बल गिर पड़े। तभी अचानक सूरज के सामने एक बादल सा आया। हर एक चीख शांत हो गई। आंसुओं और खून से लथपथ चेहरे अचानक मुस्कुराने लगे। लोगों ने अपने आंखों से अपने हाथ हटा लिए। अब चीखने की बारी मेरी थी। उन सभी की आंखें नष्ट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि फूट गई थी सबकी आंखें, पर किस चीज से, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मेरा अनुवादक जो आसमान की ओर देख रहा था, अचानक हाफ गया। वो जहां देख रहा था उस दिशा में मैंने अपनी नजर घुमाई, मगर उसने पूरी ताकत से मेरे सिर को नीचे की ओर दबा दिया। वो सारे लोग जिनकी आंखें फूट गई थी और जो अभी भी मुस्कुरा रहे थे, अब उन सब ने अपना सिर आसमान की ओर मोड़ा। मत देखो, वो चीखा। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं जान गया कि उन लोगों ने क्या देखा। उस
उसकी आवाज के आतंक और चिंता में और भी कुछ मिला हुआ था, कुछ जो इस सब से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। वो था एक उत्साह। हे भगवान, वो बार बार चीखते हुए कहने लगा। उसने अभी भी मुझे जोर से पकड़ रखा था ताकि मैं ऊपर ना देख सकूं। मेरी ऊपर देखने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि किसी और चीज ने अपनी ओर मेरा ध्यान खींच लिया था। उन लोगों की फूटी हुई आंखों की जगह अब जो छेद था, वहां से लाल मांस वाले रेशे बाहर निकल रहे थे। वो अकड़कर बिल्कुल सीधे हो गए। वो रेशे लंबाई में बढ़ते हुए ऊपर आसमान की ओर निकलते जा रहे थे। हालांकि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे कुछ अंदेशा सा था। वो उसे छू पा रहे हैं। अनुवादक फुसफुसाया। वो उन्हें अंदर आने दे रहा है। उसकी आवाज फटने सी लगी और उसके अगले शब्द सिसकियों के अंतराल पे आए। वो उसे अपनी आंखों से झक रहे हैं। मैं अपने सामने खड़े लोगों के चेहरों की ओर दिखा। उनकी मुस्कान में एक उत्साह था और वो पतले पतले रेशे फड़क और कांप रहे थे और हल्के से उनके सरों के आगे की ओर खींच रहे थे। आकाश में उजाला सा हो गया। अचानक और एक साथ वो सारे रेशों की रस्सियां आसमान से गिर पड़ी। उन्होंने मुझे और अनुवादक को ढक लिया और वो सारे लोग मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े। बादलों से चनकर सूरज की रोशनी आने लगी, मगर कोई भी गिरा हुआ इंसान हिला तक नहीं। अनुवादक ने मेरा सर छोड़ दिया और मैं तुरंत घूमा उस साफ बिना बादल के आकाश की ओर देखने के लिए। फिर मैंने नीचे देखा और पाया कि मीलों मील तक लाल मांस वाले रेशे सड़क पर फैले पड़े हैं। सड़कों पे, घरों की छतों पे, जहां तक नजर जा रही थी वहां तक, दूर पहाड़ों तक। आखिरकार मैंने अनुवादक की ओर देखा जो रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने क्या देखा। उस चेहरे को जो बादलों में है, वो चेहरा जो आंखों से खुद को चखने का मौका देता है। वो बिना कुछ कहे 1 मिनट तक लगातार रोता रहा और फिर बोला, कितना कुछ है जो मैं इन बूढ़ी आंखों से देखना चाहता हूँ, कितने सारे और नजरें, पर अब तक जो मैंने नहीं देखा उससे ज्यादा मेरी नई आंखें मुझे चखाने वाली थी। अब मुझे बस इंतजार करना है। कुछ देर में वहां पड़ी लाशों पे मक्खियां भिनभिनाने लगी। अपने अनुसंधान में वो उन आंखों के गड्ढों में आने जाने लगी। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरे बगल में खड़ा अनुवादक सिसकियां ले रहा था और उसने अब 85,000 से उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। अगले सूर्योदय के लिए बचे हुए पल। मक्खियों की तादाद बढ़ने लगी। जैसे जैसे अनुवादक अपनी सांस रोके उल्टी गिनती कर रहा था, मेरा डर कुछ और ज्यादा भयानक और अनपेक्षित में बदल गया। जिज्ञासा, जिज्ञासा और धधकती कामना। सिड, तुम्हें लगता है हमारी कहानी के मुख्य किरदार, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने वो किया था? तुम्हें लगता है उसने झांक के देखा था, या फिर वो कुछ भी कह पाने के लिए स्तब्ध थे? श्रोताओं, आपको पता है क्या, कुछ ऐसा ही कनाडा में भी हुआ था। हाँ, कनाडा के ग्रैंड फॉल्स में बादलों में से चेहरा निकला था, आंख, नाक और मुस्कुराता हुआ। दुख की बात यह है कि वो वहां पूरे 3 मिनट के लिए ही था, जिसके बाद वो वही आसमान में कहीं विलीन हो गया। क्या वो एक छोटा सा संदेश था जो इंसान समझ नहीं पाए? हमें कभी पता नहीं चलेगी। जो मुझे लाता है श्रोताओं आज शाम के दूसरे सवाल पे। जब आप अंदर झांकते हैं तो आपको क्या दिखता है? क्या आपको एक इंसान दिखाई देता है? इंसान से ज्यादा कुछ, या इंसान से कुछ कम, या फिर कोई एकदम ही अलग प्राणी? एक बेचारा ने इस बात के पीछे गया कि उसे बाहर लेकर आना है, अपने असली स्वरूप को। कुछ
डरावना नहीं है इसमें, बस अस्तित्व से जुड़ा है, पर शो में बिल्कुल उचित बैठता है। अब देखेंगे आगे जो कहानी आ रही है वो एक बंगाली क्लासिक है, सत्यजीत रे की लिखी हुई। जब मृगांको बाबू को ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है तो वो इन टूटी हुई कड़ियों के बीच अपनी असली जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसे एक बिल्कुल ही अजीब कहानी शुरू होती है। उदित सिंह अपनी आवाज में सुनाने जा रहे हैं मृगांको बाबू और घटना। मृगांको बाबू और घटना, लेखक सत्यजीत रे। मृगांको बाबू को पहली बार बंदरों से आदमी के एवोल्यूशन उन्नति के बारे में अपने बड़े पुराने मित्र सलील बसक से पता चला था। ये बात बड़ी जानी मानी हो सकती है, मगर मृगांको बाबू बहुत पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए इस बात से पूरी तरह अनजान थे। स्कूल में वो औसत किस्म के विद्यार्थी थे और किताबें पढ़ने में कभी उनकी रुचि हुई नहीं। इस जानकारी ने उनके सहकर्मी को झकझोर के रख दिया। इस पर सलील बाबू ने जोड़ा, हाँ, लाखों वर्ष पहले क्वाड्रूपेड बंदरों की एक प्रजाति थी। यूं तो बंदरों के प्रजाति जैसी की तैसी रह गई, मगर जिस विशेष प्रकार के बंदरों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई वे विलुप्त हो गए। मृगांको और सलील बाबू दोनों ही हार्डिंज कंपनी में कार्यरत थे 22 और 15 सालों से। इसके बावजूद कि मृगांको मिलनसार किस्म के इंसान नहीं है, उन दोनों के बीच एक स्वाभाविक सी दोस्ती हो गई जो सालों साथ काम करने से और भी पक्की होती गई। अपनी जिज्ञासा की प्यास मिटाने वो नेशनल म्यूजियम पहुंच गए, जहां उन्होंने प्राइमेट्स के कंकाल देखे, जिसे देखकर उनका विश्वास और भी पक्का हो गया कि उनमें और आज के इंसानों में बहुत सारी समानताएं हैं। चिड़ियाघर जाके उन्हें आगे ये भी पता चला कि पूंछ वाला बंदर और बिना पूंछ का वानर जैसी और भी प्रजातियां मौजूद हैं। इस लंबी सूची में अफ्रीकन गोरिल्ला, चिंपैंजी, बबून, ओरांगुटान और आदि मानव इत्यादि भी आते हैं, जो कि सब किसी न किसी तरह से इंसान से संबंधित हैं। इन सब में से अफ्रीकन चिंपैंजी इंसान से सबसे ज्यादा मिलता जुलता हुआ है। और इतना ही नहीं, एक चिंपैंजी ने मृगांको बाबू का ध्यान आकर्षित कर लिया। जब वो उसके पिंजरे के पास थे तब वो चिंपैंजी कई बार उनके पास आया, चेहरे के हाव भाव और अपनी दांतें दिखाई, कुछ इस तरह मानो वो बहुत लंबे समय से मृगांको बाबू को जानता हो। कुछ 1 घंटा जू में बिताकर जब मृगांको बाबू वापस अपने घर पहुंचे तब अचानक उन्हें अपने कालू मामा की याद आ गई। कालू मामा कई साल पहले उनसे मिलने वहां आए थे। वो मृगांको बाबू को प्यार से मोरकोट या बंदर बुलाते थे। मृगांको बाबू ने उनसे एक बार पूछा था, आप मुझे इस नाम से क्यों बुलाते हैं? कालू मामा ने झट से जवाब दिया, तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि तुम बंदर की तरह दिखते हो? अरे शीशे में एक बार अपनी शक्ल तो देखो। इतना तंग माथा, मंको जैसी आंखें, नाक और होठ के बीचों बीच इतनी दूरी। अरे तुम्हें बंदर ना कहे तो आखिर कहे क्या लोग? ये तुम्हारी अंगूठी पे बना एम मृगांको के लिए नहीं, मोरकोट या बंदर के लिए है। तुम्हें कोई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए जू में हमेशा एक नौकरी मौजूद रहे। मृगांको बाबू ने तब बड़ी देर तक खुद को शीशे में देखा था और तय किया था कि कालू मामा ठीक ही तो कह रहे थे। स्कूल में उनके महेश सर उन्हें बंदर कहकर ही चिढ़ाते थे जब वो 12 या 13 साल के रहे होंगे। उस उम्र में यह ख्याल नहीं आया उनके मन में कि ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि उनकी शक्ल बंदरों से मिलती थी। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, उनके पीठ का कुबड़ और शरीर के ढेर सारे घने बाल सब मानो उनको इंसानों जैसा कम
और बंदरों सा ज्यादा दर्शाते थे। यह देखकर मृगांक बाबू ने सोचा, जरूर बंदरों से मनुष्य का परिवर्तन मुझ में पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ। मगर फिर उनके मन में ख्याल आया, क्या बंदर मेरी तरह टेबल कुर्सी पे बैठ के टाइप कर सकते हैं? ये एक जैसा दिखना पूरी तरह से आकस्मिक है, उन्होंने सोचा। अरे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सुरेश बाबू भी तो कुछ घिनौने चूहे से दिखते हैं। मृगांक बाबू आदमी है, एक इंसान, और इस विषय में संदेह का कोई स्थान ही नहीं। इसी बीच अचानक उन्हें याद आया कि उन्हें केले और मूंगफली खाना पसंद है, जिनमें से कोई एक चीज वो हर रोज दफ्तर से घर आते वक्त जरूर खाते हैं। ये दोनों चीजें बंदरों को भी काफी पसंद है। उन्हें तभी एक बंगाली कविता याद आई जो बंदरों, केले, मूंगफलियों और ऐसी चीजों पे आधारित थी। क्या ये संबंध बस ऐसे ही है? मृगांक बाबू ने बड़े बलपूर्वक इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाला। वो चाहे जो भी सोचते या करते, यह ख्याल कि बंदर इंसान के पूर्वज हैं, इससे पूरी तरह से दिमाग से निकाल पाना नामुमकिन सा था। इन्हीं ख्यालों की वजह से उनकी टाइपिंग में काफी गलतियां हो गई और दफ्तर में उनके सीनियर कर्मचारी ने बुला लिया। हो क्या गया है आपको? अब तो कभी टाइपिंग में गलतियां नहीं करते थे, है ना? तो फिर अचानक आजकल इतनी गलतियां क्यों? उनके सीनियर कर्मचारी ने पूछा। अब मृगांक बाबू क्या कहते, सो बोल उठे, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है। तो डॉक्टर को दिखाइए। हमारे ऑफिस में ही एक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर गुप्ता, उनसे पूछिए। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। मेरी बात मानिए, इस बार मेरी गलती को जाने दीजिए सर। सीनियर ने उनकी माफी को मान लिया, मगर मृगांक बाबू बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। वो डॉक्टर गुप्ता के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, मुझे कुछ दवाइयां लिख दीजिए। मेरा ध्यान भटक रहा है और इसका सीधा असर मेरे काम पे पड़ रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने उनकी ओर ध्यान से देखा और बोले, आपकी तबीयत खराब होती सी नजर आ रही है। आपका वजन कम हो गया है और आंखों के नीचे काले घेरे भी आ गए हैं। सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा। अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं लेता है? हाँ, असल में मैंने पिछले 2 सालों में कोई छुट्टी ही नहीं ली। फिर आप 7 दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए। आपको हवा पानी बदलने की जरूरत है। मैं दवा लिख दे रहा हूं, पर बस दवा से कुछ नहीं होगा। मृगांक बाबू 10 दिन की छुट्टी लेकर अपने चचेरे भाई के पास काशी आ गए। उनका चचेरा भाई गंगा के 64 घाटों के पास रहता था। उन्होंने कई बार मृगांक बाबू को आमंत्रित किया था, मगर इससे पहले कभी उनका आना हो ही नहीं पाया। मृगांक बाबू ये नहीं जानते थे कि काशी बंदरों से भरा पड़ा है। वहां सड़कों पे, घाटों पे, छतों पे, पेड़ की टहनियों पे और यहाँ तक कि मंदिर की दीवारों पे भी बंदर ही बंदर थे। जब उन्होंने इसके बारे में अपने चचेरे भाई नीलरतन से पूछा तो उसने बताया, अरे आपने बंदर देखे ही कहाँ हैं? चलिए दुर्गाबाड़ी चलते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ बंदरों का कितना आतंक है। दुर्गाबाड़ी पहुंच वो अचंभित से रह गए। वहां आंगन में घुसकर उन्होंने देखा कि तकरीबन 56 बंदरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वो बहुत ही जोर से शोरगुल मचा रहे थे। उन्हें यह जानकर बड़ा असमंजस हुआ कि वो वहां पर बिल्कुल भी अनुचित या परेशान महसूस नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो उन सबको बहुत समय से जानते हो। कुछ ऐसा जैसे वो बड़े दिनों बाद अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हो। काशी आने के तीसरे दिन मृगांक बाबू दुर्गाबाड़ी गए। 5वें दिन से उन्हें बोलने में तकलीफ होने लगी। उन्हें साधारण शब्दों का याद करना पड़ रहा था।
और जब तक वो शब्द उनके जहन में नहीं आते वो कहकर सोचते रहते। नीलरतन ने सुझाया, चलिए आज शाम दशाश्वमेध घाट पे कीर्तन देखने चलते हैं। मैं शाम को काम से वापस आकर आपको ले चलूंगा। कीर्तन शब्द का मतलब मृगांक बाबू को समझ ही नहीं आया और उन्होंने कहा, तुम कहाँ चलने की बात कर रहे हो? दशाश्वमेध घाट पे। आप चलेंगे नहीं? दशाश्वमेध घाट क्यों? क्या है वहां? जैसे मैंने बताया वहां आज एक कीर्तन है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पसंद नहीं है क्या कीर्तन? ओह, कीर्तन। जो कीर्तन करेंगे वो इंसान होंगे ना? हाँ, और कौन करेगा कीर्तन? बंदर थोड़ी ही ना करेंगे कीर्तन मृगांकुदा। हाँ, मगर इंसान भी तो एक वक्त पे बंदर ही थे ना, नहीं थे क्या? ये क्या मजाक है मृगांकुदा? अब आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 5:30 बजे ऑफिस से आकर मैं आपको ले चलूंगा। कीर्तन के दौरान मृगांक बाबू को कुछ अद्भुत सा महसूस हुआ। उन्होंने ऐसा लगा कि बंदरों का एक झुंड ढोल बजाकर गाने गा रहा है। ये उनके लिए एक बिल्कुल असामान्य सा अनुभव था। कीर्तन से लौटते वक्त नीलरतन ने कहा कि उसे बंगाली टोला में माधा बाबू से मिलना है। उसके जाने के बाद मृगांक बाबू को इच्छा हुई कि वो बंदर की तरह चले। अपने बिस्तर के बगल में वो फर्श पे गोल गोल अपने हाथों और पैरों के सहारे बंदरों की तरह चलने लगे। कुछ 4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने देखा कि नीलरतन का नौकर रामलाल उन्हें दरवाजे के पास से बड़े असमंजस के साथ देख रहा था। मृगांक बाबू उठ खड़े हुए और उसे टोकते हुए बोले, क्या तुमने पहले कभी काशी में बंदर नहीं देखा? इसमें इतना अचंभित होने वाली कौन सी बात है? रामलाल बिना कुछ कहे खाना बनाना चला गया। काशी में अपने बाकी के दिनों में मृगांक बाबू बहुत कम बोले। नीलरतन ने पूछा, क्या हो गया मृगांकुदा? आप इतने चुप क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मृगांक बाबू ने जवाब दिया, नहीं तो, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है मेरी। मेरा मतलब जैसे बंदरों से इंसान बने उसका उल्टा ही है ना? इंसानों से बंदर बने क्रमगत उन्नति का उल्टा। नीलरतन आश्चर्यचकित रह गया, मगर वो चुप रहा। क्या मृगांकोदा की दिमागी हालत ठीक है? क्या सही नहीं होगी कि मृगांकोदा का चेकअप करवाया जाए? मृगांक बाबू 2 दिनों में कोलकाता लौट आए। हजरा लेन में अपने घर में घुसते ही वो अपने पुराने नौकर दशरथी से मिले, जिसने पूछा, आप आ गए, कैसे हैं आप? मृगांक बाबू ने जवाब दिया। दशरथी जोर से हंसी और बोली, काशी में बहुत बंदर है ना? मैं एक बार बचपन में वहां गई थी। मृगांक बाबू ने फिर जवाब दिया। इसके ठीक 4 दिन बाद कोलकाता के सारे अखबारों में ये खबर छपी। जू के कर्मचारी ने सुबह चिंपांजी के पिंजरे के पास एक बंदर जैसे जानवर को लेटे हुए पाया। शायद वो पिछली रात को जू में घुस आया था। सुपरिटेंडेंट ने यह भी बताया कि इस प्रजाति का बंदर पहले कभी देखा नहीं गया। जैसे घोड़े और गधे के संगम से खच्चर पैदा होता है, ठीक वैसे ही बंदरों की 2 प्रजातियों के मिलन से इसका जन्म हुआ था। वो जानवर जिंदा था और बंदरों की तरह आवाजें भी निकाल रहा था। और उस जानवर के बारे में
सबसे विचित्र बात ये थी उसकी उंगली में वो अंगूठी जिसपे कि अंग्रेजी का अक्षर M लिखा हुआ था। हाँ, दोस्तों, यह थी हमारी दो कहानी, एक ऊपर देखने की और एक कहानी खुद के अंदर देखने की, जो करते हैं हमें मानवता के बारे में सोचने को मजबूर, सिखाती भी शायद। तो ठीक है, फिर अब समय है अलविदा कहने का और श्रोताओं को इन सवालों पर सोच विचार करने देने का। तब तक के लिए आपका चाहेता होस्ट करण भी इन सवालों के जवाब सोचेगा और आपको और आपके लिए नई कहानियां लेके आएगा करण की खौफनाक कहानियां की अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि।